हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, यूपी टेट 2021 की परीक्षा के लिए जो ज्योमेट्री चैप्टर है यानी कि ज्यामिति चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में 4 से 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। आज हम आपको ज्योमेट्री वाले चैप्टर में पूरा कंप्लीट जो चैप्टर है उसके बारे में बताएंगे। क्या होता है कोण, कोण कितने टाइप के होते हैं, त्रिभुज के बारे में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और चतुर्भुज उसके बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कितने टाइप के चतुर्भुज होते हैं, सबकी प्रॉपर्टी आपको विधिवत पूरा चैप्टर आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। और इससे रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी आपको कराएंगे, जो अगर आप पूरा वीडियो देख लिए तो आपको ज्यामिति चैप्टर से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ बने रहिएगा और ज्यामिति वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट चैप्टर इसी वीडियो में होगा। अंतर ये है कि थोड़ी सी ये बड़ी वीडियो हो जाएगी क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। पहले त्रिभुज के बारे में बताएंगे, पहले कोण के बारे में, फिर उसके बाद त्रिभुज के बारे में, फिर चतुर्भुज के बारे में, सबकी प्रॉपर्टी और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स जब आप कर लेंगे, आप एक काम करिएगा, केवल आपको जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी परिभाषा फार्मूले जो बता रहे हैं आपको, वो एक कॉपी पे आप नोट करते रहिएगा। आप जो है इसको पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ज्यामिति से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हाँ, कोण क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पहले देखते हैं, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोण। कोण क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच झुकाव को कोण कहते हैं। मतलब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटे, जैसे एक ये रेखा है और एक ये रेखा है। ये रेखा नहीं है, रेखाखंड है। तो ये दोनों के बीच का जो झुकाव है, इसको ही बोलते हैं क्या? कोण बोलते हैं। तो दो रेखाओं के बीच के, देखिए रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर होता है आपको शॉर्टकट में बता दें। रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। मतलब जो रेखा होती है उसके दाहिने कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। बाएं साइड में कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। तो उसको बोलते हैं रेखा, लाइन। और जो रेखाखंड होता है, लाइन सेगमेंट, उसका छोर बिंदु होता है। मतलब दाहिने और बाएं क्या होगा, मतलब किनारा मिल जाएगा हमको, उसको बोलते हैं रेखाखंड। तो जो रेखा होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, छोर बिंदु नहीं होता है, तो इनफाइनाइट तक जाती है। इनफाइनाइट तक राइट साइड में, इनफाइनाइट तक लेफ्ट साइड में। और जो रेखाखंड होता है उसका छोर बिंदु होता है, एंड पॉइंट होते हैं। तो रेखा और रेखाखंड में तो यही अंतर है। अब दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक एक करके हम आपके सामने लिख दिए हैं। आप इसको चाहे तो आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं और अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है? जो कोण 90 अंश से कम होते हैं उन्हें न्यून कोण बोलते हैं। जो कोण 90 अंश से कम हो उनको क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। समकोण क्या होता है? जो कोण 90 अंश का होता है, मतलब जो त्रिभुज होता है उसमें अगर 90 अंश का एक कोण बनना है तो वो त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो जो कोण 90 अंश का होगा उस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। तो न्यून कोण जो होता है वो 90 अंश से कम होता है। और समकोण क्या होता है? एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से ज्यादा हो और 180 अंश से कम हो। मतलब जो कोण 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, जैसे 110 हुआ, 120 हुआ, 130 हुआ, 140 हुआ, मतलब 90 से अधिक और 180 से कम जितने भी कोण बनेंगे, जो भी माप 90 अंश से अधिक होगी और 180 अंश से कम होगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अधिक कोण बोलेंगे। इसके बाद सरल कोण या रिज कोण। सरल कोण या रिज कोण, मतलब चाहे सरल कोण आप कहिए चाहे रिज कोण, जो कोण कितने अंश का हो? एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो, उसको हम लोग बोलते हैं सरल कोण। इसके बाद आता है बृहत्त कोण। बृहत्त कोण क्या होता है? 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम जो डिग्री होती है उसको बोलते हैं बृहत्त कोण। जैसे मान लीजिए 230, आप कोई पूछे कि 230 जो है क्या है? अधिक कोण है, न्यून कोण है, क्या है? तो ये बृहत्त कोण है, क्योंकि 180 अंश से ज्यादा 360 से कम है। और संपूर्ण कोण क्या होता है? जो कोण एग्जैक्टली कितना हो? 360 डिग्री का होता है, उसे हम लोग बोलते हैं संपूर्ण कोण। तो ये तो हुआ बेसिक इसके प्रकार, कोणों के प्रकार। स्टार्टिंग, पहला न्यून कोण, जो 90 अंश से कम हो उसको न्यून कोण बोलते हैं। जो 90 अंश का हो उसको समकोण बोलते हैं। जो 90 अंश से ज्यादा हो, 180 से कम हो, उसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। जो एग्जैक्ट
180 डिग्री का होता है उसको हम लोग सरल कोण या रिज कोण के नाम से जानते हैं। 180 अंश से ज्यादा और 360 से कम के बीच का अगर कोई कोण है तो उसको बृहत् कोण बोलते हैं। और जो कोण एग्जैक्ट 360 डिग्री का होता है उसको हम लोग संपूर्ण कोण बोलते हैं। अब इसमें हम लोग और कोण देखते हैं जो स्पेशल टाइप के कोण हैं, जैसे कोटि पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होता है, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली कि कोटि पूरक कोण किससे रिलेटेड, हम आपको क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड कराएंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं कि हाँ कोटि पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, आइए देखते हैं इसको। कोटि पूरक कोण और संपूरक कोण से पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि आसन्न कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है और एकांतर कोण क्या होता है। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग कि कोटि पूरक और संपूरक कोण क्या होता है। तो सबसे पहली बात आती है आसन्न कोण। तो आसन्न कोण क्या होता है, हम इसकी परिभाषा नहीं लिख रहे हैं लेकिन आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस चीज को समझिएगा कि जब किन्हीं भी दो कोणों का एक ही शीर्ष हो, जैसे हम कोण बना दें, ये एक कोण है ये दूसरा कोण है और इन दोनों का शीर्ष कितना है, एक ही है, ये इकलौता एक शीर्ष है। और इन दोनों कोणों का ये वाला जो कोण बना है वो किससे किससे बना है, इस वाली रेखा से और इस वाली रेखा से। और ये वाला जो कोण बना है इस वाली रेखा से और इस वाली रेखा से, यानी कि दोनों कोणों को बनने में इस वाले भुजा की आवश्यकता पड़ी है, इस रेखा की आवश्यकता पड़ी है। मतलब दोनों, जब कोई दो ऐसे कोण हो जिनका शीर्ष भी कॉमन हो और एक भुजा, दो भुजाएं होती है कोण बनने में, उनमें से एक भुजा क्या हो, कॉमन हो, तो ऐसे कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं। यानी कि अगर किन्हीं दो कोणों का शीर्ष कॉमन हो, एक ही हो, और जो कोण बनता है, कोण तो दो भुजाओं से मिलकर बनता है, उन दो भुजाओं में एक भुजा कॉमन हो, मतलब दोनों में आ रही हो, तो इस कोण को बनने में इस और इस भुजा की आवश्यकता पड़ी है और इस कोण को बनने में इसकी और इसकी आवश्यकता पड़ी है। यानी कि दोनों कोणों में इस भुजा की आवश्यकता पड़ी है। चाहे ऊपर वाला कोण बनाओ तब भी इस भुजा की आवश्यकता पड़ी, नीचे वाला हमने कोण बनाया तब भी इस भुजा की आवश्यकता। तो जब भी किन्हीं दो कोणों में एक शीर्ष और एक भुजा कॉमन होती है तो ऐसे दो कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको आसन्न कोण क्लियर हो गया होगा। जब भी किन्हीं दो कोणों में एक शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, और कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये बेहद आसान है, आपको ये बात समझ में आएगी कि शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है। शीर्षाभिमुख कोण कभी भी कोई भी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटे, कहीं भी काटे, दो रेखाएं एक दूसरे को, अब रेखाएं कह रहे हैं तो रेखा कहने का मतलब है रेखाखंड। अब आप उसको रेखा भी समझ सकते हैं, रेखाखंड के लिए भी तो वही कंडीशन है कि अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी काटेंगी तो आमने सामने के कोण ये क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने वाले जो कोण होते हैं, किसी भी प्रकार से अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काट दें तो आमने सामने के कोण, ये वाला इसके सामने पड़ रहा है, तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और ये दोनों कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी है, गुण है इसका, कि अगर कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट करें, प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को काटें, तो वो जो आमने सामने वाले कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और वो दोनों हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, किसके कारण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो अगर इसकी परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, जो कि हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अब आ गई बात संगत कोण और एकांतर कोण। क्या होता है संगत कोण और क्या होता है एकांतर कोण। तो इसके लिए हम एक फिगर बना रहे हैं, फिगर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कोई दो रेखाएं क्या हैं, समांतर है, ये दो रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। समांतर तो आप जानते ही हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं, उन दो रेखाओं को जिनको आपस में अनंत दूरी तक बढ़ाया जाए और एक दूसरे को कट ना करें, प्रतिच्छेद ना करें, तो उन रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि अगर किन्हीं दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा, बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा समान रहे, तो ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। मतलब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल है, यहां भी जितना है उतना ही यहां पर भी है, उतना ही यहां पर भी है, यानी कि इनको अनंत दूरी तक अगर आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे, उनको बोलते हैं समांतर रेखा। अब
दो समांतर रेखा हमने बना लिया, इनको एक रेखा क्या कर रही है, कट कर रही है, तीसरी रेखा कट कर रही है। तो संगत कोण क्या होता है, संगत कोण होता है ये वाला जो कोण होगा, इस वाले कोण के क्या होगा, संगत होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। इस रेखा का नाम हमने ए रख दिया, इस रेखा का नाम हमने बी रख दिया, और इस रेखा का नाम हमने सी रख दिया। तो ए और बी रेखा जो है वो एक दूसरे के समांतर है, और सी रेखा इन दोनों रेखाओं को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, कट कर रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा क्या होगा, हमेशा समान होगा, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है, और ये दोनों समान होगा किसके कारण, संगत कोण के कारण। ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये नीचे वाला कोण नीचे वाले कोण के बराबर होगा संगत कोण के कारण। ये नीचे वाला यहां वाला इसके बराबर होगा हमेशा, किसके कारण, संगत कोण के कारण। तो संगत कोण किसे कहते हैं, अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं जिनको एक तीसरी रेखा कट कर रही है, तो आप फील करिए इस चीज को। हालांकि ये परिभाषा आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जानकारी आवश्यक है कि हाँ संगत कोण होता क्या है, कि ऊपर वाला ऊपर वाले के, नीचे वाला नीचे वाले के, ये ऊपर वाला ऊपर वाले के, और नीचे वाला नीचे वाले के, ये संगत कोण के होते हैं। मतलब इस वाले का संगत कोण ये होगा, इस वाले का संगत कोण ये होगा, यानी कि हम लिख दें 1 1 2 2 3 3 4 4, ये वाला इसके संगत होगा, ये दो इसके संगत होगा, और संगत संगत कोण है तो ये बराबर भी होंगे। तो ये हुआ संगत कोण। अब एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण इसी में हम इसी फिगर में बता रहे हैं आपको, कि अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है और तीसरी रेखा इसको कट कर रही है, तो जो कोण 2 लिखा है और कोण 3 ये है अपोजिट में है, तो ये एकांतर एकांतर कोण के कारण ये क्या होते हैं, यही एकांतर होते हैं। जो कोण यहाँ 2 लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है, ये 2 और 3 एक दूसरे के क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। और एकांतर कोण है तो ये और ये आपस में क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। ठीक, एक का कौन होगा, ये 4 होगा, एक का कौन होगा, ये 4 होगा। ठीक है, तो एकांतर कोण क्या होता है, जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, तीसरी रेखा इसको कट कर रही है, तो इधर वाला इस वाले के एकांतर कोण कहलाएगा, और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एकांतर कोण की डिफिनीशन हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि कोटिपूरक कोण क्या होते हैं और संपूरक कोण क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान समझिएगा। बहुत बेसिक सा है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से इसकी परिभाषा को समझिएगा। आइए देखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है कोटिपूरक कोण और क्या होता है संपूरक कोण। सबसे पहली बात आती है कोटिपूरक कोण। अगर किन्हीं दो कोणों को जोड़ने पर उनका योगफल 90 अंश आ रहा है तो उनको बोलते हैं कोटिपूरक कोण। अगर किन्हीं दो कोणों का योगफल कितना हो, 90 अंश हो, जैसे 50 और 40, 50 और 40 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 90 अंश। तो 50 का कोटिपूरक कितना होगा, 40, यानी कि दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। अगर किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक, यानी कि अगर कह दिया जाए कि 60 अंश और 30 अंश बराबर कितना, 90 अंश, तो 60 अंश और 30 अंश इन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आया है, 90 अंश। तो 60 अंश का कोटिपूरक 30 हुआ और 30 अंश का कोटिपूरक 60 हुआ। यानी कि कुल मिला के परिभाषा इसकी ये होती है कि अगर किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। यानी कि 60 और 30 को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो 60 का कोटिपूरक 30 होगा और 30 का कोटिपूरक 60 होगा। कह दिया जाए 70 और 20, इस तरह से बहुत सारे कोण बन जाएंगे। 70 और 20 को भी जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो 70 का कोटिपूरक 20 होगा, 20 का कोटिपूरक 70 होगा। यानी कि किन्हीं भी दो कोणों का योगफल अगर 90 अंश है, जैसे 10 और 80 90 होता है, तो 10 का कोटिपूरक 80 हुआ, 80 का कोटिपूरक 10 हुआ, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। अब संपूरक में क्या होता है, अगर किन्हीं दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण। एक दूसरे के, जैसे हम कहते हैं 100 और 80, 100 और 80 को जोड़ने पर कितना आता है, 180 आता है। तो अगर किन्हीं दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे का मतलब 100 का कोटि संपूरक कोण 80 अंश और 80 का कोटिपूरक 100 अंश।
एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। अगर किन्हीं दो कोणों का योगफल कितना हो 180 अंश, तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि अगर किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 अंश है तो वो कोटि पूरक कोण होंगे, और अगर किन्हीं दो कोणों का योगफल 180 अंश है तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप जो है अभी हम आपको जब एग्जाम्पल्स कराएंगे तो उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम आपको बताएंगे, आपको लगेगा कि हाँ बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पूछे हैं। बस आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है कि कोटि पूरक में क्या होता है, संपूरक में। तो आप याद रखिएगा कोटि पूरक कोण किन्हीं दो कोणों का योगफल अगर 90 अंश है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं, और अगर किन्हीं दो कोणों का योगफल 180 अंश है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये तो कोणों के प्रकार हो गए, कोण हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, कितने इसके प्रकार होते हैं, उससे रिलेटेड पहले देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग चतुर्भुज के बारे में देखेंगे। अब देखते हैं क्या होता है त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। तो त्रिभुज की परिभाषा होती है कि तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये हमने एक त्रिभुज बनाया, किसी भी टाइप का त्रिभुज हो सकता है, तीन भुजाएं हैं इसमें, हम इसका नाम रख दें ए बी और सी। तो देखिए ए बी एक भुजा है, बी सी दूसरी भुजा है, ए सी तीसरी भुजा है। तो इन तीन भुजाओं से मिलकर बंद आकृति को, इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अब त्रिभुज की दो कंडीशंस आप हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा बहुत काम आएगी, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के जो तीनों कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 अंश होता है। सपोज करिए कि आपको यहां की वैल्यू दिया हो, यहां दिया हो, हम मान रहे हैं यहां पर दिया है 60 डिग्री, यहां 70 दिया है, पूछ रहे हैं कोण सी का मान कितना होगा। तो ये चीज हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। 180 में ये पाए 60 अंश, ये पाए 70 अंश, तो इनको कितना मिलेगा, तो 180 में जितना बचा होगा, तो ये 60 यही पा गए, 70 ये पा गए, 6 7 13 130 अंश तो यही हो गया, यानी कि बाकी कितना बचा, 50 अंश हो जाएगा। तो हमेशा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ये इसकी पहली बेसिक प्रॉपर्टी है, आप हमेशा याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। और इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा। सपोज करिए कि हम इसको बिगाड़ दें, मान लीजिए ये वाली भुजा 5 है, ये वाली भुजा 12 है। हम अभी त्रिभुज के बारे में ये नहीं कर रहे हैं कि यहाँ त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, वो तो अभी हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए हम बता रहे हैं, मान लीजिए ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। हालांकि लग नहीं रहा है, लेकिन आप फील करिए, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। तो क्या हम लोग त्रिभुज का 5 12 13 से त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमेशा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ोगे तो वो तीसरी भुजा से बड़ा आएगा। देखो 5 और 12 इसको जोड़ो, कितना हुआ 17, ये 13 से बड़ा है, हमेशा बड़ा होना चाहिए। किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ो वो हमेशा 13 से, मतलब हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फेल हो गई तो हम त्रिभुज बना ही नहीं सकते। अब देखिए इन दो भुजाओं को जोड़ो, 12 और 13 कितना हुआ 25, ये 5 से बड़ा है। 13 और 5 को जोड़ोगे कितना हुआ 18, ये 12 से बड़ा है। हर कंडीशन में किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा ही आ रहा है तो त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ये एक प्रॉपर्टी है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है, ये बात आप बिल्कुल लिख लें इसको। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज अगर आप पॉज करके वीडियो लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख लें। लेकिन ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको यूज करनी है, जो क्वेश्चंस हैं उसमें यूज करने मिलता है। तो आप इसको चाहे लिख लें, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप इसको याद कर लें। अब हम लोग त्रिभुज की जो प्रकार होते हैं, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, अगर तीनों भुजाएं समान होती हैं तब उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, कोई दो भुजाएं समान होती है तब त्रिभुज को क्या बोलते हैं, वो इसके प्रकार जो है उसके बारे में देखते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से।
तो त्रिभुज के प्रकार में होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं वो अगर तीन की तीनों भुजाएं समान हो तो उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। और जो भी समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी मतलब तीनों भुजाएं समान है अगर, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, कन्फर्म है। तो अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं तो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। यदि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं समान हो, कोई दो भुजाएं, मतलब जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं उन तीन भुजाओं में कोई भी दो भुजाएं समान हो, कोई भी दो भुजाएं समान हो, तीन भुजाओं में कोई भी दो भुजाएं समान हो तो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। कोई भी दो भुजाएं बराबर हो त्रिभुज की तो उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये कंफर्म बात है कि उन तीन कोणों में से कोई भी दो कोण आपस में इक्वल जरूर होंगे। मतलब अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके दो कोण आपस में बराबर जरूर होंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि समद्विबाहु त्रिभुज के कोई दो कोण समान जरूर होते हैं। अब आ गया बात विषमबाहु त्रिभुज। यदि त्रिभुज की सभी भुजाएं भिन्न भिन्न हो, मतलब सारी भुजाएं अलग अलग हो, ये भुजा कुछ अलग माप की है, ये भुजा कुछ अलग माप की है, तीसरी भुजा कुछ अलग माप की है, अगर सभी भुजाएं अलग अलग हैं तो त्रिभुज क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और अगर विषमबाहु त्रिभुज है तो उसके सभी कोण भी अलग अलग ही होंगे। तो भाई आप खुद इस चीज को फील करिए कि अगर कोई त्रिभुज होगा या तो तीन की तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, या उसमें से कोई दो समान होंगी, एक अलग होगी, या तीन की तीनों भुजाएं समान होंगी। तो अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है तो समबाहु, कोई दो भुजाएं समान होती है तो समद्विबाहु, और तीन की तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इसके परिमाप और क्षेत्रफल के लिए फार्मूला है। फिर इसको पहले हम क्षेत्रफल बता दें कि हाँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है, और विषमबाहु त्रिभुज अगर कोई होता है तो उसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो या परिमाप निकालना हो तो क्या निकलता है, उसका फार्मूला बता दें। फिर आपको हम समकोण त्रिभुज के बारे में बताते हैं कि क्या होता है। तो पहले इसका हम लोग फार्मूला देख लें कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप, इन तीनों का क्षेत्रफल और परिमाप का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जब तीनों भुजाएं समान होती हैं, ए और ए मान लिया, तीनों भुजाएं जो समान है उसको हमने नाम क्या दिया है? ए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा को हमने यहाँ पर ए माना है इसलिए ए स्क्वायर लिख दिया है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसका परिमाप कितना होता है? 3 गुणे भुजा 3a, यानी कि तीनों भुजाओं को हमें जोड़ देना है, वही इसका परिमाप होता है। तो ए और ए को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3a। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा को हमने यहाँ पर ए नाम दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? b/4 √4a² - b²। जहां पर a क्या है? जो दो भुजाएं समान है उसको नाम हमने दिया है a, और जो एक भुजा अलग है उसको नाम हमने दिया है b। यानी कि जो तीन भुजाओं में दो भुजाएं जो समान है उनको नाम हमने दिया है a। जो दो समान भुजाएं हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं, तो जो दोनों भुजाएं समान है उनको नाम हमने दिया है a, और जो भुजा अलग है उसको नाम हमने दिया है b। तो b/4 √4a² - b², ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 2a + b, यानी कि जो दो भुजाएं समान है उसका गुणा कर दो, यानी कि जितना भी दिया है, जो दोनों भुजाएं समान है, जो भी वैल्यू दिया है उसका गुणा कर दो और उसमें b जोड़ दो, 2a + b। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि तीनों भुजाएं जब अलग अलग हो, पहली भुजा a है, दूसरी भुजा b है, तीसरी भुजा c, मतलब तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग है। तो फार्मूला होता है √s - b - c, जहां पर आपको a b c तो क्लियर है कि हाँ a b और c ये तीनों भुजाएं हैं, लेकिन s क्या है? s होता है a + b + c/2, यानी कि जो तीनों भुजाएं हमको अलग अलग गिवन है, इन तीनों को ऐड करना है, a + b + c, और उसको 2 से भाग कर देना है।
तो वही होता है एस। तो पहले आपको जब भी विषमबाहु त्रिभुज होगा यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी तो सबसे पहला काम हमारा होगा एस की वैल्यू निकालना। और जैसे ही एस का मान निकलेगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए बी सी तो हम जानते ही है क्या है, वो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो इसकी वैल्यू रख करके हम लोग निकालते हैं। ये विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और इसका जो परिमाप होता है विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, विषमबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो जो भी तीनों अलग अलग भुजाएं हैं ए बी सी, इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, वही इसका परिमाप बन जाता है। तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा। ये फार्मूले आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेंगे। आप इसको जरूर नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट करेगा ये। अब देखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं उन तीनों भुजाओं में अगर जो तीनों भुजाएं होती हैं, जो तीनों कोण होते हैं, उन तीनों कोणों में से अगर एक कोण उसमें से कितना है 90 डिग्री का, तो वो त्रिभुज कैसा कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और इससे रिलेटेड है पाइथागोरस प्रमेय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं, फिर समझाने का प्रयास करते हैं आपको कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें 90 अंश की जो सामने की भुजा का होती है, मतलब जो ये 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज है। भाई हम उस त्रिभुज को ही समकोण त्रिभुज बोलते हैं जिनमें तीनों कोणों में से अगर एक कोण 90 डिग्री का मिल जाए तो वो कोण कैसा होता है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में यानी कि इस त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा का वर्ग, 90 अंश के सामने वाली भुजा, इसका जो वर्ग होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। अब पहली बात ये आती है कि जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है इसका नाम होता है कर्ण। क्या नाम होता है, हाइपोटेनियस कर्ण होता है। और अगर हम ये वाला कोण ले रहे हैं तो ये नीचे वाला क्या है आपका, आधार है, और ये क्या है, लंब है आपका। अब कैसे डिफाइन किया गया है इसको थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जो 90 अंश होता है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण नाम देते हैं, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। और कर्ण जिस भुजा से मिला मतलब जुड़ा होता है उसको बोलते हैं आधार। और जो तीसरी भुजा होती है इसको क्या बोलते हैं, लंब। अगर कोई आपसे पूछे कि कर्ण क्या है, पाइथागोरस मतलब इसमें त्रिभुज में कर्ण कैसे हम लोग पहचानते हैं, जो समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है इसका नाम होता है कर्ण। अगर कोई पूछे कर्ण क्या होता है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और कर्ण जिस भुजा से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं आधार, और तीसरी भुजा को बोलते हैं लंब। तो 90 समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा, 90 अंश के सामने की भुजा का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जो शेष दो भुजाएं बची हैं, लंब और आधार, इनके भुजाओं के वर्गों के पहले इसका वर्ग करो फिर इनको आपस में जोड़ो, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी को बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग देखते हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, फिर इसके बाद हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो आपके परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। ये सब बेसिक चीजें जब आपको क्लियर होगी तो क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा समस्या आपको नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज के बारे में देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज चार भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। मतलब चार भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि आयत, आयत क्या होता है, वर्ग होता है, समांतर चतुर्भुज हुआ, समलंब चतुर्भुज हुआ, सम चतुर्भुज हुआ। तो हम एक एक करके आपको हम बता रहे हैं कि आयत क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में कि आयत की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो आयत, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, हम इसका फिगर बना रहे हैं, इसको बोलते हैं आयत। ये आयत है, इसके आमने सामने की भुजाएं देखो, ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी और इसके सामने वाली ये भुजा बराबर होगी।
तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये वाला कोण 90 अंश का होगा, ये 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो आयत की परिभाषा क्या होती है कि जो चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो उसको आयत बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी इसकी है कि विकर्ण आपस में बराबर में होते हैं। इसका जो विकर्ण जानते ही हैं, ये वाले को इससे मिला दे, ये पहला विकर्ण है, और ये वाले को इससे मिला दे, तो जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। किसमें, आयत में। अगर आयत है तो जो इसके दो विकर्ण होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब, ये वाला विकर्ण, ये वाला, अगर हम इसका नाम रख दें, ये डायगोनल फर्स्ट है और ये विकर्ण सेकंड है, तो ये पहला वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटेगा, समद्विभाजित करेगा। ये पहला वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटेगा, और जो दूसरा वाला विकर्ण है, या ऐसे कह दें, ये वाला जो विकर्ण है इस वाले विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो आयत की कंडीशन क्या होती है, आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके दो स्पेशली गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है कि जो विकर्ण दोनों होते हैं वो दोनों लंबाई में हमेशा बराबर होते हैं, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर हिस्से में बांटते हैं। ये तो हुई इसकी प्रॉपर्टी। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप अगर होगा, पेरीमीटर, वो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा कि आयत की कंडीशन, ये तो इसका फार्मूला, ये हुआ परिभाषा, डिफिनीशन हुई, ये इसकी प्रॉपर्टी है, और ये इसका फार्मूला है, और ये इसका फिगर है। आप इसको एक जगह नोट कर लीजिए, चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग देखते हैं वर्ग की क्या परिभाषा होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या फार्मूला होता है, और कैसा उसका फिगर बनता है। अब देखते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है। मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो, और प्रत्येक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब 90 डिग्री का हो। ये वाला कोण भी, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी। तो इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, या कहते हैं कि प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसकी प्रॉपर्टी है कि विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आयत की भी यही प्रॉपर्टी थी कि विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी है कि विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। लंबवत काटने का मतलब है, ये जो पहला वाला विकर्ण है, ये इस पहला वाला विकर्ण जो है वो इसको लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर काटेगा, और जो दूसरा वाला विकर्ण है वो पहले वाले विकर्ण को 90 डिग्री पर काटेगा। मतलब जब काटेगा जहां पर, वो एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो ये इसकी दोनों प्रॉपर्टीज है। और यहां पर वर्ग होना चाहिए, क्योंकि हमने आयत वाले में ही थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है। वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। ठीक, तो आप इसको भी एक ये कहीं नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, और समांतर चतुर्भुज और आयत में बेसिक सा डिफरेंस है क्या, इसके बारे में समझते हैं। अब देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। इसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, बस सिर्फ और सिर्फ इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो क्या हम इसकी सम्मुख भुजाएं, ये है, ये समान है, ये वाला इसके समान है। तो अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। अब क्या हम किसी आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, किसी आयत को समांतर चतुर्भुज? तो देखिए, समांतर चतुर्भुज की एक छोटी सी कंडीशन क्या होती है कि सिर्फ आमने सामने की जो भुजाएं हैं अगर वो बराबर हैं तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो क्या हम आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है कि नहीं होती है? होती है।
तो आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज को हम लोग आयत नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आयत होता है उसकी प्रत्येक कोण 90 अंश होना चाहिए, लेकिन समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता है। इसलिए हम आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन होती है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो एक वर्ग को भी हम लोग समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जिसमें जिस भी चतुर्भुज में सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर दिखाई दे उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। वही इसकी परिभाषा होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी है कि विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। अब आप खुद ही फील कर सकते हैं कि ये वाला विकर्ण दिखाई दे रहा होगा बड़ा बनेगा और ये वाला विकर्ण जो छोटा बनेगा, तो विकर्ण बराबर कहां होगा? तो इसकी पहली प्रॉपर्टी कि विकर्ण कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे, कंफर्म बात है। और सेकंड कंडीशन होती है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं, जो कि आयत की कंडीशन थी कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यही चीज समांतर चतुर्भुज में भी होता है। तो ये इसकी दोनों प्रॉपर्टीज हो गई। समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो वही होता है जो आयत का परिमाप होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। ऊंचाई भी दो टाइप की, जिसे ये वाली को हम ऊंचाई नहीं मान सकते क्योंकि लंबवत ऊंचाई को ऊंचाई मानते हैं। लंबवत का मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो उसी को बोलते हैं लंबवत, यानी परपेंडिकुलर जो हाइट होती है उसी को बोलते हैं लंबवत ऊंचाई। मतलब जहां से है वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको बोलते हैं लंबवत ऊंचाई। तो इसको हम ऊंचाई लंबवत ऊंचाई नहीं कह सकते, ये लंबवत ऊंचाई होगी। तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार, और ये लंबवत ऊंचाई इसको बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। तो आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, केवल ऊंचाई लिखने का मतलब भी होता है कि लंबवत ऊंचाई। ठीक, तो इसको भी आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है समचतुर्भुज, और इसके बाद देखते हैं क्या होता है समलंब चतुर्भुज। अब देखते हैं कि समचतुर्भुज क्या होता है। इसमें चारों भुजाएं समान होती हैं, मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। मतलब इसका अगर फिगर बनाना चाहें तो ये फिगर है, इसमें चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर है, उसको बोलते हैं समचतुर्भुज। तो क्या हम वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं? वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सिर्फ और सिर्फ चारों भुजाएं बराबर हो उसको हम लोग समचतुर्भुज कह सकते हैं। तो वर्ग भी एक समचतुर्भुज होता है, लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते हैं क्योंकि वर्ग की स्पेशल कंडीशन होती है कि प्रत्येक कोण भी 90 अंश का होना चाहिए। इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। तो वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो वो तो आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि विकर्ण आपस में बराबर में नहीं होते हैं। और सेकंड कंडीशन होती है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये वाला विकर्ण जो इस वाले विकर्ण को काटेगा वो 90 डिग्री भी बनेगा, और ये वाला जो विकर्ण है इसको दो बराबर भागों में भी बांटेगा। मतलब दोनों कंडीशंस, विकर्ण एक दूसरे को, दोनों विकर्ण, पहला विकर्ण दूसरे को, दूसरा विकर्ण पहले को समकोण पर समद्विभाजित करेगा। मतलब जो काटेगा वो डिग्री भी 90 डिग्री बनेगी, और जो काटेगा जिसको उसको दो बराबर हिस्सों में बांट भी देगा। तो ये इसकी दोनों प्रॉपर्टी होती है। समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है तो 4 गुणे भुजा, और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो वही होता है जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। अगर हमें ये चारों भुजाएं ना दिया हो, विकर्ण दिया हो, ये पहला विकर्ण की लंबाई दिया हो, दूसरे विकर्ण की लंबाई दिया हो, तो फार्मूला होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 d1 इंटू d2, जहां पर d1 पहला विकर्ण है और d2 दूसरा विकर्ण है। तो ये आप स्पेशली याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ लेता है कि अगर एक समचतुर्भुज है, इसका पहला विकर्ण और दूसरे विकर्ण की माप दी होती है और क्षेत्रफल पूछ लेते हैं, तो कुछ नहीं करना है, 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। जो d1 लिखा है वो पहला विकर्ण है और जो d2 लिखा हुआ है वो दूसरा विकर्ण है। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है।
इसके बारे में देख लें, फिर आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। अब देखते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो चतुर्भुज की कोई दो भुजाओं में कोई भी दो भुजाएं, चतुर्भुज की कोई चार भुजाओं में अब देखते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो चतुर्भुज की कोई चार भुजाओं में कोई दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर दिखाई दे जाएं, उस चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। फिलहाल समलंब चतुर्भुज की जो आकृति बनती है, फिगर जो बनता है वो ऐसे बनता है। इसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, समांतर है। तो एक ऐसी आकृति जो चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज में कोई भी दो भुजाएं एक दूसरे को समांतर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो अगर हम लोग आयत को समलंब चतुर्भुज कहना चाहे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, जो कि आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है, समांतर भी होती है। समांतर चतुर्भुज भी एक दूसरे के क्या होता है, मतलब उसको हम लोग समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। वर्ग को भी हम लोग समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। सम चतुर्भुज को भी हम लोग समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। तो फिलहाल जो इसके लिए स्पेशल मतलब फिगर बनाया जाता है वो ये बनाया जाता है, और इसकी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। क्यों? क्योंकि कैसा भी फिगर हो, केवल दो ही भुजाएं तो समांतर होंगी एक दूसरे की, तो इसकी स्पेशल कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। हाँ, अब इसका अगर परिमाप कहा जाए कि समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप के लिए भी कोई फार्मूला होता नहीं है। क्योंकि किसी भी आकृति को अगर हम बनाना चाहें तो हम इसको भी तो समलंब कह सकते हैं। ये इसमें भी तो चार भुजाएं हैं, इन चार भुजाओं में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे को समांतर है, और चतुर्भुज की चार भुजाओं में कोई भी दो भुजा एक दूसरे के समांतर हो तो उसको हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसका हम लोग परिमाप का कोई फार्मूला होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, न इसकी कोई प्रॉपर्टी होती है। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। जो भी दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं उनको आप ऐड कर दें इनटू, और जो दोनों समांतर भुजाएं उनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है वो देख लें, उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो यानी कि फार्मूला होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो ये फार्मूला आप नोट कर लें। जो समलंब चतुर्भुज के लिए फिगर इस्तेमाल किया जाता है वो यही किया जाता है। इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे के समांतर हैं और इन दोनों भुजाओं से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हुआ, आपको हमने जो बताया है वो कोण के बारे में, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोटिपूरक कोण, समपूरक कोण, त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं या भविष्य में आने की संभावना है, जो 23 तारीख का पेपर है, तो उससे हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक टेलीग्राम की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उससे जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाए। उस पे हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देते हैं जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। इसमें हम 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त आप टेलीग्राम पे और भी प्रैक्टिस के मोर क्वेश्चंस पाएंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ये पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 18 नवंबर 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, दोनों कोण होंगे। पहला ऑप्शन सही है कि सेकंड वाला, कि थर्ड वाला, कि फोर्थ वाला। तो हम जानते हैं कि दो कोटिपूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। अगर कोई दो कोटिपूरक कोण होते हैं तो उनका योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये देखिए, इनके बीच का अंतर तो 40 दिया है, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाएंगे? कोटिपूरक दो कोण कोटिपूरक तब कहलाते हैं जब उनका योगफल 90 अंश हो। तो 65 और 35 को ऐड करेंगे तो 100 होगा। तो अगर किन्हीं दो कोणों को जोड़ने पर 90 अंश आ जाए तभी वो दोनों जो कोण होंगे वो एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाएंगे। यहाँ तो 100 आ रहा है जोड़ने पर, हालांकि इनको अंतर तो 40 दिया है लेकिन ये कोटिपूरक ही नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये आंसर क्या हुआ? गलत हुआ। 70 और 30 के बीच का डिफरेंस तो 40 है, वो तो मानते हैं, लेकिन ये दोनों कोण कोटि पूरक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 70 और 30 को जोड़ने पर 90 नहीं आ रहा, 100 आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ? गलत है। फिर आपको देखते ही लगा देना है। 25 और 65 इनके बीच का अंतर, 65 में से अगर 25 घटाएंगे तो 40 भी आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री भी आ जाएगा। इसका मतलब भाई दो कोण एक दूसरे के कोटि पूरक तब कहलाते हैं जब दोनों का योगफल 90 डिग्री हो। तो इसमें तो 90 आ नहीं रहा था, इसमें 90 जोड़ने पर भी आ रहा है और अंतर भी 40 आ रहा है। तो यही ऑप्शन सही है। और ये तो बिल्कुल दूर दूर तक दिखाई दे रहा होगा कि 70 और 110, हालांकि इनके बीच का अंतर 40 है, मानते हैं, लेकिन ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक ही नहीं है, क्योंकि इनका योगफल तो 180 अंश आ रहा है, ये तो संपूरक कोण हो जाएंगे। तो ये इसका थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो आप जान लीजिए कि अगर किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाते हैं। तो ये तो कोटि पूरक है ही नहीं, ये कोटि पूरक ही नहीं है। अंतर से क्या मतलब है? हमें कोटि पूरक कोण ढूंढना था। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा क्या है? 138 डिग्री के संपूरक का कोटि पूरक क्या होगा? 138 डिग्री का संपूरक और संपूरक का कोटि पूरक बताना है। और ये 19 दिसंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और 4 ऑप्शंस दिए हैं, 42 डिग्री, 48 डिग्री, 38 डिग्री और 90 डिग्री। तो आप लोग जानते ही हैं, अभी हमने आपको बताया है कि 138 का संपूरक कोण क्या होगा? अगर कोई दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो 138 में कितना जोड़ दे कि 180 हो जाए? तो 138 में 42 डिग्री जोड़ दें तो वो हो जाएगा क्या? संपूरक। तो 138 का संपूरक तो हुआ 42, 138 का संपूरक कितना हुआ? 42 हुआ। लेकिन जो आया है, ये संपूरक कोण आया है, इसका कोटि पूरक बताना है। 42 डिग्री का कोटि पूरक, पहले इसका संपूरक निकालो, जो भी संपूरक आए, जो भी डिग्री आए, उसका कोटि पूरक। तो 138 डिग्री का तो संपूरक कोण 42 डिग्री हुआ, क्योंकि 138 और 42 जोड़ करके 180 होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। तो 138 डिग्री का कितना होगा संपूरक कोण? 42 डिग्री होगा। ये तो सही है, लेकिन जो भी आया है इसका कोटि पूरक बताना है। अब 42 डिग्री का कोटि पूरक क्या होगा? 42 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए? क्योंकि कोटि पूरक में तो दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है। तो 42 डिग्री में कितना जोड़ दें कि 90 अंश हो जाए? तो 42 में हमें 48 जोड़ना पड़ेगा। 48 जोड़ेंगे तब जाके हमारा 90 अंश कंप्लीट होगा। ठीक, तो जो भी ये कह रहे थे 138 का पहले संपूरक निकालो, जो भी कोण आ जाए उसका कोटि पूरक कोण बताओ। तो इसका 42 का कोटि पूरक क्या होगा? 42 में कितना जोड़ दें कि 48 हो जाए? तो 90 में से 42 घटा दिया, 48 आ गया। इसका मतलब जो ओवरऑल इसका फाइनल आंसर है वो कौन सा है? 48 डिग्री। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पहले हमें 138 डिग्री का संपूरक कोण निकाला। संपूरक जब भी कहा जाए, अब आप शॉर्टकट में समझ लें, जब भी आपसे संपूरक कोण पूछा जाए, जैसे मान ली आपसे कह दिया गया 170 का संपूरक बताओ, तो 180 में से घटा दो उसको। जिस कोण का पूछ रहे हैं उसको 180 में से घटा दो। तो जैसे 160 का संपूरक क्या होगा? 180 में से 160 घटा तो 20 होगा। 150 का संपूरक कोण क्या होगा? 180 में से। जब भी संपूरक पूछा जाए जिस कोण का, 180 में से उस कोण को माइनस कर दें। और कोटि पूरक पूछा जाए तो 90 अंश में से। तो पहले कह रहे थे 138 डिग्री का संपूरक, तो 180 में से 138 घटा दिया, 42 आया। और जो आया है इसका कोटि पूरक, तो कोटि पूरक में 90 अंश घटाया जाता है, तो 90 अंश में से 42 घटा दिया, 48 आ गया। ये इसका सेकंड नंबर ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है। अगर हमको भुजा मिल जाए तो भुजा को हम 4 से गुणा कर देंगे, चूंकि जो समबाहु 3 से गुणा कर देंगे, चूंकि समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और परिमाप पूछ रहे हैं, आपको हमने फार्मूला भी दिखाया है कि 3 गुणे भुजा होता है। तो भुजा को मिला के हमको मिल जाए और जो भी भुजा होगी उसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा परिमाप हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? फार्मूला क्या होता है आपको? √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा की जगह हम a लिख रहे हैं। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर कितना है? 4√3। तो आप यहां से ध्यान से देखिए कि √3 से √3 तो कट जाएगा,
क्या बचेगा, ए स्क्वायर, और यहाँ 4 है कि बटे में 4 है, 4 बटे वाला उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, यानी ए का मान कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर 16 है तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, भाई समबाहु त्रिभुज है, अगर एक भुजा 4 सेंटीमीटर आई और समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर होंगी, तो तीनों भुजा, परिमाप का मतलब क्या होता है, जितनी भी भुजाएं हैं सबका योग, तो त्रिभुज की जो समबाहु त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो 4 4 4 3 से गुणा कर देना है, 4 दिया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। तो इसमें हमें क्षेत्रफल दिया था, परिमाप पूछ रहे थे, पहले क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के भुजा निकाल लिया और भुजा का 3 गुना कर दिया, वही समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है हमको 6 सेंटीमीटर, क्या दिया है, भुजा हमको दिया है 6 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई पूछ रहे हैं, तो एक फिगर आप बनाइए, ये अब समबाहु त्रिभुज है तो इसकी प्रत्येक भुजा 6 होगी, लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है ये कितना होगा। अब समबाहु त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है कि अगर ये टोटल 6 है तो इधर वाला पार्ट कितना होगा 3 होगा, इधर वाला पार्ट भी कितना होगा 3, क्योंकि टोटल 6 है, 3 इधर पा गया 3 इधर पा गया, ये समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज जब ऊपर से हम लंबवत ऊंचाई डालते हैं तो ये आधे आधे पर काटता है। अब ये त्रिभुज पे आप ध्यान दें, फोकस करें अगर, तो ये त्रिभुज ऐसे ही तो बना, सिर्फ हम इतने की बात कर रहे हैं, इसमें ये वाला हिस्सा 6 है, ये वाला हिस्सा 3 है, इसका पूछा जा रहा है, और जानते हैं कि ये 90 डिग्री ही बनेगा, और 90 के सामने वाला जो कोण होता है, जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, तो शेष दो भुजाएं कौन है, एक भुजा 3 है, एक भुजा h है, तो इसका वर्ग, अब कर्ण की जगह पे हम पहले फार्मूला लिख दें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, कर्ण की जगह 6 लिखा है, 6 का स्क्वायर, लंब की जगह h लिखा है, h का स्क्वायर प्लस a की जगह 3 लिखा है, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इधर आएगा तो -9 बराबर h स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 से 9 चला गया 27 बचा, तो h बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये वाला 3 जोड़े में है, बाहर आ जाएगा, तो 3 और अंडर रूट 3 बच जाएगा, 3 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, 6 ये भी 6 ये भी 6 ये भी, हमसे लंबवत ऊंचाई पूछ रहे थे, ऊंचाई का मतलब ही होता है लंबवत ऊंचाई, ये पूछ रहे थे तो ये 90 डिग्री बनेगा, और ये समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी जो आपको बताया है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम बताया है, पाइथागोरस प्रमेय। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के कोण होंगे, मतलब अगर त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों में अनुपात कितना दिया है 2, 3 और 4 का, तो त्रिभुज के कोण कौन कौन से होंगे, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम जानते हैं कि अगर अनुपात में कोई चीज दिया हो और अलग अलग हमें वैल्यू ज्ञात करनी हो तो हमारा काम होता है एक अपने मन से कोई कांस्टेंट मान ले, जब कोई 2, 3, 4, 5 वैल्यूज रेशियो में दिया हो, अनुपात में दिया हो, और हमें जैसे देखिए कोण जो है 3 होते हैं और तीनों कोण अनुपात में दिए, हम तीनों कोणों को अलग अलग ज्ञात करना चाहते हैं, तो जब भी कोई चीज अनुपात में दिया हो, अलग अलग ज्ञात करना हो, तो हमारा काम होता है एक कांस्टेंट, इन जनरल हम लोग x मान लेते हैं, उसको इससे भी गुणा कर दो वो पहला कोण हो जाएगा, इससे गुणा कर दो ये दूसरा हो जाएगा, इससे गुणा कर दो ये तीसरा हो जाएगा, तो पहला कोण हम क्या मान लिया 2x, 3 से गुणा करोगे तो 3x, और ये कितना हो जाएगा 4x, ये तीनों कोण हमने अलग अलग किया, क्यों अलग किया, अब ये कंडीशन तो हुई कि जब कोई चीज अनुपात में दिया हो, कोण अलग अलग करना चाहे, कोई भी वैल्यू हो अनुपात में दिया हो उसको हम अलग अलग करना चाहें, तो ये कंडीशन होती है कि एक कांस्टेंट x y z a b c d कुछ भी इससे अलग, वही चीज से इससे गुणा कर दो, उसी को इससे गुणा कर दो, उसी को इस नंबर से गुणा कर दो, ये अलग अलग होंगे। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी कि इन ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है, ये तीसरा कोण, और जाहिर सी बात है कि इन तीनों को ऐड करने पर 180 डिग्री आएगा, तो आप ऐड करिए 2x 3x 4x बराबर 180 डिग्री, 2 और 3 5 और 4 9x बराबर कितना 180 डिग्री,
x की वैल्यू आ जाएगी 9 से भाग होगा तो 20 डिग्री। x का मान मिल गया, इसमें केवल x ही हमें गड़बड़ कर रहा था, x का मान हमने ज्ञात कर लिया अपनी कंडीशन से। तो 20 का 2 से गुणा करोगे तो 20 दूनी 40, 40 हुआ। 20 का 3 से गुणा करोगे तो 20 तिया 60, और 20 का जब 4 से गुणा करोगे तो 20 चौको 80। तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हुआ, सही। क्यों हम इसी पे डायरेक्ट पहुंच गए, क्योंकि 20 का x की जगह जब 20 रखोगे 20 दूनी 40, 40 उसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो इस पे चेक किया अकेला यही था। तो 40, 60 और 80 को जब जोड़ोगे तो वो कितना होगा, 6 4 10 18 180 भी हो जाएगा, और रेशियो 2 3 4 का ही बनेगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है। तो हमने अनुपात को अलग क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें तीनों कोण अलग अलग मालूम होते तो हम लोग त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा देते कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो वहां से हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 हो, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। अब इसमें कह क्या रहे हैं कि पाइथागोरस त्रिक क्या होती है, जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उस कंडीशन को फॉलो करें, ऐसी ट्रिक बताना है। मतलब ऐसे ट्रिक का मतलब ऐसे 3 अंक जो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो भी करते हो और उसमें सबसे छोटी संख्या 8 लिखी हो। तो दिखने में तो ये 8 9 10, अगर ये मान लीजिए पाइथागोरस त्रिक को फॉलो करेगा तो 8 सबसे छोटी संख्या लिखी है। मान लो ये कर जाए तो इसमें 8 सबसे छोटी संख्या लिखी है, बन सकता है, लेकिन पाइथागोरस चेक करना पड़ेगा। लेकिन उसमें सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए, 8। अगर ये बन गया तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। हम क्यों बता रहे हैं, इस पे आप ध्यान दें। अगर थर्ड वाला बन भी गया, थर्ड वाला अगर हमारा पाइथागोरस त्रिक बन भी गया, तो क्या ये जो त्रिक है इसमें सबसे छोटी संख्या 8 लिखी है, नहीं ना, इसमें सबसे छोटी संख्या 6 लिखी है। तो ये तो अगर मान लो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो भी करती हो, जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, अगर उस कंडीशन को फॉलो भी कर जाए तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है। देखते ही देखते इसको कट कर देना है। क्यों, क्योंकि अगर ये पाइथागोरस त्रिक तो बन जाएगी, लेकिन उसमें सबसे छोटी संख्या 8 नहीं लिखी है, 6 लिखी है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, तो इसमें हम चेक नहीं करेंगे। इसमें 8 15 16 अगर ये बन जाएगी तो इसमें 8 सबसे छोटी संख्या लिखी है, तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। एक एक ट्राई करते हैं। कैसे हम लोग करते हैं भाई, ये तो सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि जो कर्ण लंब और आधार होता है उसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के ऊपर के बराबर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, 10 है, यानी कि यही कर्ण होगा, पक्का है। अगर ये पाइथागोरस है तो यही क्या होगा, कर्ण होगा। तो इसका वर्ग करें कितना होगा, 100। इसका वर्ग कितना होगा, 100। इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 9 का स्क्वायर 81। क्या इन दोनों का वर्ग करके जोड़ा गया तो क्या 100 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 8 64 512, तो क्या 512 का वर्ग वही सबसे बड़ा वही कर्ण होगा हमारा। 512 का वर्ग 8 के वर्ग और 64 के वर्ग के बराबर होगा। ये तो वैसे ही लग रहा है कि नहीं होगा, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। इस पर ट्राई करें। 17 का वर्ग यानी सबसे बड़ा जो है वही कर्ण होगा, पक्का है। अगर ये पाइथागोरस है तो ये 3 ऑप्शन तो गलत ही हो गए, पक्का है। तो इसका चौथा ही ऑप्शन सही होगा, लेकिन हम लोग ट्राई कर लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, शेष 2 भुजाएं जो बची हैं इनका वर्ग करके फिर जोड़ो, वर्ग करो। 64, इसका 225, 17 का स्क्वायर होता है 289, 64 और 225 5 4 9 6 2 8 2 आ गया इक्वल। इसका मतलब ये जो है पाइथागोरस थ्योरम को भी फॉलो कर रही है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रही है, और इसमें सबसे छोटी भुजा क्या है, 8। तो ये वाला इसका ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें कंडीशन दो थी, एक तो पाइथागोरस त्रिक को फॉलो भी करती हो और उसमें से सबसे छोटी संख्या 8 भी होनी चाहिए। तो इसका 4th नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, यदि एक आयत का परिमाप 32 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी। यानी कि आयत का परिमाप दिया है, चौड़ाई दिया है, लंबाई पूछ रहे हैं।
तो भाई आयत के परिमाप का फार्मूला लगाओ। परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कितना दिया है? 32 दिया है। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप होता है, वो 32 दिया है। तो हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई 2 से भाग हो जाएगा, तो ये 32 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 बचेगा। इसमें चौड़ाई हमें कितना दिया है? 6। तो लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह 6 सेंटीमीटर लिखते हैं, बराबर कितना? 16 लिखा हुआ है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 16 माइनस 6 यानी कि 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर का मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला क्या है? सही है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, आयत का परिमाप दिया था, परिमाप का फार्मूला लगा के 32 दिया था, 32 लिख दिया, 2 से भाग कर दिया। लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है? 16 के बराबर, जिसमें चौड़ाई 6 है, तो लंबाई का मान निकाल लिया 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत बनाइए, ये आयत है, लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, मतलब चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर लंबाई से कम है। यदि आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, लंबाई तो इसी को बोलते हैं, ये 8 सेंटीमीटर, तो अभी इन्होंने कहा है साफ साफ, भाई लंबाई तो साफ साफ कह दिया है, आयत की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब इन्होंने ये भी कहा है कि आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर कम है, तो ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, दोनों को आपस में गुणा करना है। 8 पंचे 40, 8 पंचे यानी कि हम लिख भी दें 8 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। बेसिक सा क्वेश्चन था, केवल आपको बस छोटा सा फिगर बना लेना है, जो जो कंडीशन कहता चला जा रहा है वो करते चले जाए। फार्मूला अगर आपको याद है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो आप इजी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि दी गई आकृति में x और y के मान क्रमशः हैं। ये आकृति बनी हुई है, फिगर बना हुआ है, और बताना इसमें x का मान क्या आएगा, y का मान क्या आएगा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और आपके पास जब भी आकृति वाले क्वेश्चंस आए, मतलब फिगर बना हो, बताना हो, तो आप कोशिश ये करिए कि उसको कैलकुलेट कम आप माइंड में उसको ज्यादा सोचिए, क्योंकि बहुत इजी सा रहता है। आप उसको चाहे तो माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, दी गई आकृति में x और y के मान पूछ रहे हैं, और हमने आपको बताया है अभी कि जब कोई दो लाइनें एक दूसरे को कहीं भी काटती हैं, तो आमने सामने वाला कोण हमेशा बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो देखिए ये भी लाइन, ये लाइन इस लाइन को क्या कर रही है? काट रही है। तो ये दोनों आमने सामने के कोण हुए, और ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। तो भाई ये 80 डिग्री है, तो y का मान भी 80 डिग्री हो जाएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, y की वैल्यू 80 डिग्री। एक तो आंसर मिल गया, y का मान मिल गया। अब x पे आ जाओ, ये 80 मिल गया। अब यहाँ पे हम बिगाड़ के यहाँ पे हम 80 लिखे दे रहे हैं। अब आप ये बताइए, ये एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। 180 में 80 ये पाया, 50 ये पाया, तो इसको कितना मिलेगा? यहां पर x का मान क्या रख दिया जाए जिससे इन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए। तो भाई 80 यहां पे है, 50 यहां पे है, तो 130 डिग्री तो यही हो गया। 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 बचेगा। x का मान क्या रखना पड़ेगा हमें? 50 डिग्री। तो सिंपली सिर्फ फिगर देखना था, आंसर लेना था, कुछ नहीं करना था। तो जब भी फिगर वाले क्वेश्चंस इस तरह से आवे, तो कोशिश आप पहले माइंड में कैलकुलेट करने का ज्यादा प्रयास करें। तो सिंपली आपको यहाँ पे y लिखा हुआ था, लिख दें हम कि हमने आपको बताया है कि जब भी कोई दो लाइनें एक दूसरे को कहीं भी काटेगी, तो आमने सामने वाले कोण हमेशा शीर्षाभिमुख कोण के कारण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये 80 डिग्री है, ये y है, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये लाइन आपस में काट रही है। तो y की डिग्री हो गई 80 डिग्री, y 80 है, ये 50 है, तो 130 यही हो गया। 130 में क्या जोड़ देंगे? 180 हो जाए 50। इसका मतलब x का मान 50 और y का, पहले x लिखा है फिर y लिखा है, इसलिए 50 और 80 होगा। पहले x का मान लिखा है, पहले x का मान लिखो फिर y का, तो x का मान 50 है, y का मान 80 है, तो इसका तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब इस क्वेश्चन में आओ, इसमें भी फिगर बना हुआ है,
और ये आप जान लीजिए हमेशा, ये हम आपको जब अभी जब हम इसके बारे में कॉन्सेप्ट बता रहे थे जब, तो आपको हमने नहीं बताया था, कोई भी रेखा होती है, ये पॉइंट बना ले अगर हम, तो ये टोटल क्या बनता है, ये कोण 180 डिग्री का बनता है, 180 अंश का बनता है। तो पहले आप ये ध्यान दीजिए, हमसे कोण पूछ रहे हैं, कोण PRS, PRS इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम इसका निकाल लें पहले। ये 24 है, ये 70 है, तो इसको कितना मिलेगा, इन दोनों को जोड़ दो और 180 में से घटा दो, तो ये पता चल जाएगा। तो भाई 70 और 24 मिलने पर होगा 94, 94 180 में से घटेगा तो इसका मान मिल जाएगा, क्योंकि टोटल तीनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 180 में 70 तो ये पा गए, बचा 110, 110 में 24 ये पा गए, तो कितना बचा 94, 6 80 86 बचा, कितना बचा 86। और ये जानते हैं इन दोनों लोगों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, इधर वाले को 86 मिला, तो इस वाले को कितना मिलेगा, ऐसे हिसाब से बताओ कि दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाए, 180 में से 86 घटा दो तो कितना आ जाएगा 94, कितना आ जाएगा 494 आ जाएगा। ये बस इसी की वैल्यू पूछ रहे थे, 94 डिग्री। तो पहले हमको अंदर वाले की वैल्यू बता रहा था, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश, तो इस वाले कोण का मान कितना होगा, इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा दिया, 86 आ गया। और ये वाला जो है ये कितना होता है 180, इस वाले को 86 मिला, तो इसको कितना मिलेगा 94, तभी ये दोनों जोड़ करके 180 होगा। यानी कि 180 में से हमने 86 को क्या किया, माइनस कर दिया, तो 94 आ गया। 94 इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये रहा ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति चैप्टर का संपूर्ण कॉन्सेप्ट, और आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने बता दिए हैं। और भी टॉपिक होते हैं ज्योमेट्री में, जैसे प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड हम आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, छोटा सा है, जो यूपी टेट पे पूछा जाता है, बहुत छोटी सी चीज पूछी जाती है, उसको हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। फिलहाल ज्योमेट्री में अगर आपको किसी भी टाइप की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसमें हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भेजते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो हमारी ओवरऑल कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।